हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वैदिक शिक्षा प्रणाली। वैदिक शिक्षा प्रणाली में बताया है कि जैसे प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य बताए गए हैं। आर्यों के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया उसके संबंध में वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा मूल रूप से आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित है और इसके अनेक ऐसे पक्ष हुए हैं जो इस शिक्षा प्रणाली को अद्वितीय बनाने में सहायक होते हैं। अब इसका समय देखते हैं। लगभग 2500 ईसा पूर्व से लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व तक का समय जो है वैदिक काल का कहा जाता है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ ऋग्वेद के रचना काल लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से बताया गया है। इस काल को कई टुकड़ों में बांटा गया है, जैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ब्राह्मण काल, उपनिषद काल, सूत्र स्मृति काल। जो वैदिक काल था उसका डिवाइडेशन इन काल में किया गया है, लेकिन आज जो है वो हम वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था को पढ़ेंगे। वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो दो रूपों में विभाजित थी, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अब देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा में क्या व्यवस्था थी। प्रारंभिक शिक्षा बालकों को उनके घर में ही दी जाती थी जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था। प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ विद्यारंभ संस्कार से होता था। ये संस्कार कुल पुरोहित के द्वारा संपन्न कराया जाता था। बताया जाता है कि जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था तो एक संस्कार होता था जिसका नाम है विद्या आरंभ संस्कार। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इस संस्कार के बाद से विद्या का आरंभ हो जाता था। ये जो संस्कार जो था वो कुल पुरोहित के द्वारा कराया जाता था। इस संस्कार में क्या होता था, जिस दिन बालक की शिक्षा का आरंभ होता था उस दिन उसका जो था विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। वैदिक शास्त्रों में इस संस्कार के लिए अक्षर स्वीकारणे शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता था कि ज्ञान प्रारंभ करना, अर्थात उस दिन उसे अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। बालक गुरु के साथ सरस्वती तथा कुल के देवताओं की उपासना के साथ अक्षर का ज्ञान करते थे। तो इस तरह से उनका जो था विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराया जाता था और फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो स्टार्ट हो जाती थी। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। जैसे कि लिखा है उच्च शिक्षा गुरुकुल में होती थी। उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार होता था। जैसे पहले बताया गया था प्रारंभिक शिक्षा, उसके लिए जो था विद्यारंभ संस्कार था। उच्च शिक्षा है तो उपनयन संस्कार होगा। उसके बाद उच्च शिक्षा में बालक का प्रवेश होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है समीप ले जाना, उप यानी पास, नयन यानी ले जाना। उपनयन संस्कार में क्या होता था, ये जो उपनयन संस्कार था वैदिक कालीन शिक्षा की जो सर्वप्रथम विशेषता थी वो था उपनयन संस्कार। ये वैदिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। उपनयन का जैसा कि अर्थ बताया गया है कि पास ले जाना, अर्थात बालक को गुरु के समीप ले जाया जाता था। इस संस्कार के अंतर्गत बालक सर्वप्रथम गुरु के दर्शन करता था एवं तत्कालीन गुरुजन बालक की योग्यता एवं सद्गुणों को परखते थे और अपना निर्णय देते थे। उसके बाद क्या था, बालक को शिक्षा का अधिकारी घोषित किए जाने पर दीक्षा का आयोजन होता था। उपनयन संस्कार के बालक जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था और ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन संस्कार जो था वो बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। उस समय माना जाता था कि माता पिता बालक के शरीर को जन्म देते हैं, जिसे मात्र शारीरिक जन्म स्वीकार किया जाता था। अब गुरु के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता था। बताया गया है कि जैसे कि ब्राह्मण जो था उसका ब्राह्मण का अगर कोई बच्चा होता था तो उस बच्चे का 8 वर्ष में और बसंत ऋतु में उपनयन संस्कार उच्च शिक्षा के लिए कराया जाता था और क्षत्रिय बालक के लिए 10 वर्ष की आयु में और ग्रीष्म ऋतु होने पर और वैश्य बालक की 12 वर्ष की आयु में पतझड़ ऋतु में ये संस्कार कराया जाता था। इस संस्कार का अधिकार जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग को ही प्राप्त था।
जैसा कि इसमें भी बताया गया उपनयन संस्कार के बारे में कि यज्ञ करके बच्चे को एक पवित्र धागा पहनाया जाता था। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ भी कहते हैं। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक होते थे। आशय ये कि शिक्षा प्रारंभ करने के पहले देवताओं को मनाया जाए, तब शिक्षा आरंभ की जाए तो शिक्षा जो है वो श्रेष्ठ होगी। अब बच्चा द्विज कहलाता था। द्विज क्यों कहलाता? उसने यज्ञोपवीत धारण कर लिया है तो वो द्विज कहलाएगा। द्विज का अर्थ होता था जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। अब बच्चे को पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल भेजा गया है तो उसका दूसरा जन्म माना जाता था। पहला जन्म तो हमारे माता पिता ने दिया, लेकिन दूसरा जन्म हमारे आचार्य ऋषि गुरुजन देते हैं। यज्ञोपवीत पहनना गुरुकुल जाने ज्ञानी होने संस्कारी होने का प्रतीक है। तो ये था आपका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद क्या था? बच्चे की जो उच्च शिक्षा थी वो प्रारंभ हो जाती थी। फिर उसके बाद में आता है वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत समावर्तन संस्कार। समावर्तन का तात्पर्य है वापस लौटना। इसमें क्या होता था? जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो वो गुरु के पास से वापस अपने घर को लौटता था। गुरु लिखा भी है, गुरु के पास रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्नातक अपने पूज्य गुरु की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात वापस अपने घर लौटता है। ये समावर्तन संस्कार व्यक्ति का विद्या अध्ययन पूर्ण करके वापस अपने घर लौटने पर संपन्न किया जाता था। इसके पश्चात ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी होता था। और इस संस्कार के बाद गुरु दक्षिणा की परंपरा को पूर्ण करना होता था। जैसे इस समय में होता है दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटीज में, तो आज का दीक्षांत समारोह वैदिक कालीन शिक्षा के समावर्तन संस्कार के तरह ही था। इसमें अब शिक्षा उसकी पूर्ण हो गई है, उसे अपने घर जाना होता था, तब ये समावर्तन संस्कार संपन्न कराया जाता था। शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा का पाठ्यक्रम में जो वैदिक कालीन शिक्षा थी 2 तरह का बताया गया है, सामान्य तथा विशिष्ट और अपरा तथा पराविद्या। अब बात करते हैं सबसे पहले सामान्य शिक्षा तथा विशिष्ट शिक्षा की। सामान्य शिक्षा के अंतर्गत संस्कृत भाषा, व्याकरण, धर्म व नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। और विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत बालक के लिए वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रंथ, कर्मकांड, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। अब बात करते हैं अपरा तथा परा विद्या की। अपरा विद्या में क्या था? इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि लौकिक विषयों की शिक्षा जो है बालक को दी जाती थी। और परा विद्या में क्या था? वेद, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि का ज्ञान बच्चे को कराया जाता था। तो ये था वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम। आगे बताते हैं कि वैदिक काल में छात्र को सिखाए ज्ञान की परीक्षा गुरुओं द्वारा मौखिक प्रश्न पूछकर ली जाती थी, जिसके आधार पर निर्णय दिया जाता था किस से सिखाए गए ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और किसने नहीं। उस समय भी जो परीक्षाएं थीं बालक को परखने के लिए कि कितना उसने ज्ञान अर्जन किया है और कितना नहीं। तो 12 वर्ष की जो परीक्षा होती थी, 12 वर्ष में उसे पास करने पर जो बच्चा होता था वो स्नातक कहलाता था। और 24 वर्ष की जो शिक्षा थी, यानी उसमें 12 वर्ष तक जो था एक वेद का ज्ञान कराया जाता था, और एक वेद का ज्ञान होने पर उसे स्नातक की उपाधि मिल जाती थी। 24 वर्ष तक जो था वो वसु के नाम से परीक्षा होती थी, और फिर उसे वसु नाम की उपाधि दी जाती थी। इसमें बच्चे को 2 वेदों का ज्ञान हो जाने पर उसे वसु की उपाधि से सुशोभित किया जाता था। नेक्स्ट है 36 वर्ष रुद्र। 36 वर्ष में क्या था? उसको 3 वेदों की शिक्षा दिए जाने पर रुद्र की उपाधि से विभूषित किया जाता था। और 48 वर्ष पर आदित्य की उपाधि दी जाती थी। इसमें बच्चे को 4 वेदों का ज्ञान दिया जाता था। जो 48 वर्ष में जो आदित्य की उपाधि थी वो सबसे बड़ी उपाधि मानी गई है। बात करते हैं शिक्षण के केंद्र।
शिक्षण के केंद्र में बताया तक्षशिला, मिथिला, प्रयाग, काशी और कांची। तो थोड़ा थोड़ा इन्हें जान लेते हैं। तक्षशिला जो था उत्तर भारत के तत्कालीन गांधार राज्य की राजधानी थी। इसको उस समय की गांधार नरेश भरत ने बसाया और विभिन्न भागों से पठन पाठन के लिए विद्वानों को यहाँ पर बसाया, और इस तरह से यहाँ का शिक्षण जो कार्य था वो आरंभ हो गया था। बात करते हैं मिथिला की। मिथिला के बारे में बताया कि उत्तर वैदिक काल में यहाँ कला, कौशल एवं सैनिक शिक्षा दी जाती रही थी। प्रयाग जो कि इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज हमेशा से ही तपोभूमि का केंद्र रहा है। ये स्थान धर्म दर्शन की शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। फिर है काशी। काशी जो है वाराणसी में है। ये स्थान भी हमेशा से ही तपोभूमि या फिर यूँ कहें कि पठन पाठन के लिए विख्यात रहा है। कांची जो कि दक्षिण के काशी में है, ये आज वर्तमान समय में जो कांजीवरम नाम से प्रसिद्ध है। तो ये थे वैदिक कालीन शिक्षण के केंद्र। अब बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में क्या था? शिक्षा के उद्देश्य को पढ़ते हैं। सबसे पहले ईश्वर भक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति। नेक्स्ट चरित्र निर्माण, व्यक्ति का विकास, नागरिक एवं सामाजिक विकास, कर्तव्यों का विकास, सामाजिक कुशलता तथा सुख की उन्नति, संस्कृति का संरक्षण तथा विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं ईश्वर भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति। तो प्राचीन काल की शिक्षा सविद्या या विमुक्तय की युक्ति को सार्थकता प्रदान करने वाली थी। प्राचीन काल में लोगों की धारणा थी कि शिक्षा के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, बिना शिक्षा के द्वारा नहीं। वही शिक्षा सार्थक बताई गई थी जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? बताया गया था कि मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही हो सकती है। तो इस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य ईश्वर भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति था। नेक्स्ट बात करते हैं चरित्र निर्माण की। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षार्थियों के चरित्र निर्माण तथा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसी को ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य समझा जाता था। वैदिक काल में ज्ञान संपन्न परंतु चरित्रहीन व्यक्ति को अत्यंत निम्न दृष्टि से देखा जाता था। अतः शिक्षार्थियों के चारित्रिक निर्माण हेतु उनमें आरंभ से ही विभिन्न नैतिक प्रवृत्तियों का विकास करना नितांत आवश्यक माना जाता था। जैसे किसी विद्वान ने कहा भी था कि छात्रों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व का विकास करना। तो वैदिक कालीन शिक्षा का एक और उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना था। वैदिक कालीन शिक्षा में था कि व्यक्ति का जो विकास है वो सर्वांगीण रूप से हो जाए। जैसे कि नीचे बताया गया नागरिक एवं सामाजिक, वो व्यक्ति का नागरिक उत्थान चाहते थे, व्यक्ति का सामाजिक उत्थान चाहते थे। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य हमेशा से रहा था कि व्यक्ति का नागरिक सामाजिक विकास हो और व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। नेक्स्ट है कर्तव्यों का विकास। वैदिक कालीन शिक्षा जो थी उसमें व्यक्ति को बहुत सारे कर्तव्य बताए जाते थे कि इनका पालन जो करना है व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और उन कर्तव्यों को न किए जाने पर बच्चों को दंड दिया जाता था। तो इस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास भी रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता तथा सुख की उन्नति। सामाजिक कुशलता की उन्नति। वैदिक काल में शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक एवं प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक दोनों प्रकार के ज्ञान जो थे वो साथ साथ दिए जाते थे, जिससे कि शिक्षार्थी जो था शुद्ध आचार विचार एवं व्यवहार के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सकें।
नेक्स्ट है संस्कृति का संरक्षण तथा विस्तार। वैदिक कालीन शिक्षा में बालक को इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि वो अपनी संस्कृति का जो संरक्षण है उसको सुरक्षित रख सकें और अपनी जो संस्कृति है उसको अन्य जगहों पर भी फैला सके, उसका विस्तार कर सकें। तो ये थे आपकी वैदिक कालीन शिक्षा। थैंक यू स्टूडेंट्स।